हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आज का लेक्चर एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है और इसके अंदर आज हम एड्रिनल ग्लैंड, जिसे कि सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और उनके डिसबैलेंस होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करें। सो फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम डिटेल में जानें उसके पहले हम इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर हम देख लें कि ये कहाँ पे मिलती है। तो जैसा कि इस फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है कि ये किडनी के ऊपर आपको ट्रायंगल शेप में जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड है और इसका एक एक पेयर हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, यानी कि हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होगी। और क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, इस वजह से इसको सुप्रारीनल ग्लैंड और सुपररीनल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। और इसका नाम एड्रीनल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किडनी के साथ में जुड़ी हुई है। एड दैट मीन्स कि उसके यहाँ जुड़ी है, रीनल मीन्स किडनी, तो इसलिए इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। और ये एक पेयर में है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और साथ ही इसमें आपको इसका जो इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। जब इसको अंदर से हम देखेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसके 3 रीजन्स दिखाई देते हैं। पहला है कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर ही कॉर्टेक्स है। कैप्सूल जो है इसकी आउटर कवरिंग होती है और उसके अंदर कॉर्टेक्स हो गया, और उसके बाद जो इनर मोस्ट जो रीजन है उसे कहेंगे मेड्यूला। तो इस तरह से ह्यूमंस के अंदर जो राइट साइड की जो किडनी है उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे कहेंगे राइट एड्रिनल ग्लैंड, और जो लेफ्ट साइड है उसे कहेंगे लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में अगेन लोकेशन जो कि हम लोग देख ही चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, कि ये किडनी के ऊपर होने की वजह से इनका नेम एड्रिनल ग्लैंड है, और उसके ऊपर होने की वजह से ही इसका नाम सुप्रा और सुपररीनल ग्लैंड भी है। और ये एक पेयर में होंगी हर एक इंडिविजुअल के अंदर। और जो इसकी हाइट है वो 3 से 5 सेंटीमीटर हो सकती है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से कम इसकी थिकनेस होती है। और जो इसका वेट है वो 3.5 ग्राम से 5 ग्राम तक हो सकता है। इस स्लाइड में आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड के डिफार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरली जो इसका इंटीरियर है उसको हमने देखा था आउटर मोस्ट रीजन, जिसे कि कैप्सूल कहेंगे, जो कि इसका कवर अप किए हुए है। और इसके अंदर वाला जो रीजन है उसे कॉर्टेक्स कहेंगे, और सबसे अंदर वाले रीजन को हम कहेंगे मेडुला, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो इस तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको हम 2 रीजन्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं उसकी स्टडी करने के लिए, उसके हार्मोन्स की। तो पहला वाला जो रीजन है उसे हम कहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा रीजन है एड्रिनल मेडुला। तो जब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी अगेन हम उसको देखते हैं, तो उसे भी हम 3 रीजन्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन है जोना ग्लोमेरुलोसा, और दूसरा हम कहेंगे जोना फेसिकुलाटा, और थर्ड रीजन है इसका जोना रेटिकुलरिस। इन सभी रीजन्स को हम डिटेल में इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो फ्रेंड, इस स्लाइड में आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि अंदर से वो किस तरह का होता है। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग की स्लाइड में देख चुके हैं कि जो इसका जो रीजन्स है उसे हम 3 रीजन्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। आउटर मोस्ट रीजन को हम कैप्सूल कहेंगे, और उसके अंदर वाला जो जोन है वो देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद वाला जो रीजन है उसे कहेंगे एड्रिनल मेडुला। तो इस तरह से इसे 3 रीजन्स में हम डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में। और जो कैप्सूल है इसका आउटर मोस्ट रीजन है, साथ ही ये कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स वहां से शुरू होगा। इसको अगर हम देखें तो इसे भी हम 3 रीजन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिक्रीशंस एंड देयर सेल स्ट्रक्चर्स। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत कम चौड़ा है, और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये सिक्रीट करता है, साथ ही कुछ एल्डोस्टेरॉन भी ये सिक्रीट करता है। इसके बाद वाला सबसे ब्रॉडर रीजन एड्रिनल कॉर्टेक्स का उसे कहेंगे जोना फेसिकुलाटा, और ये मोस्टली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करते हैं, और इसमें भी ये मेनली जो इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं वो है कॉर्टिसोल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड रीजन इसका जो सबसे छोटा रीजन जिसे हम कहेंगे जोना रेटिकुलरिस, ये एंड्रोजन सिक्रीट करता है, और इसमें मेनली जो एंड्रोजन है वो DHEA यानी कि डिहाइड्रो इपेंड्रोस्टेरॉन है, उसे ये सिक्रीट करता है।
फिर इसके अंदर वाला जो रीजन है वो है एड्रिनल मेड्यूला का, जो कि मोस्टली एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम इनके बारे में, इनके हर जोन के डिटेल के बारे में हम जानेंगे, जिसके साथ ही हम इससे सिक्रेट होने वाले जो इनके डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस भी जानेंगे और उनका एक्शन भी जानेंगे। सो फ्रेंड, जोना ग्लोमेरुलोसा, जो इसका मीनिंग है ग्लोमेरुलस मीन्स लिटिल बॉल, यानी कि जो इसकी सेल्स हैं वो कुछ बॉल की तरह के आकार की होती हैं, इस वजह से इसका नाम जोना ग्लोमेरुलोसा है। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट जोन है। और जैसा कि हमने देखा कि जो इसकी जो सेल्स हैं वो लूप लाइक या कह सकते हो राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में वो अरेंज रहती हैं। और जो इसके हार्मोन्स हैं उसमें हमने देखा था कि ये मेनली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में भी एल्डोस्टेरॉन, जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है, उसको ये सिक्रेट करता है। और मोस्टली ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं, पर्टिकुलरली सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के बैलेंस को ये बनाए रखते हैं। और जो इसका रेगुलेशन है, रेगुलेशन यानी कि जो इसका सिक्रेशन है वो 3 तरह से इसका सिक्रेशन कंट्रोल होता है। एक तो है इसका रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू, दूसरा पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड के थ्रू, यानी कि ब्लड में जो पोटेशियम आयंस हैं उसके कंसंट्रेशन की वजह से इसका रेगुलेशन जो है कंट्रोल में होता है। और तीसरा है ACTH की वजह से, यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के रेगुलेशन की वजह से जो है ये कंट्रोल में रहता है। इस स्लाइड में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो सपोज ब्लड प्रेशर अगर डाउन होता है तो ये स्टिमुलेट करता है किडनी सेल्स को रेनिन को सिक्रेट करने के लिए। तो रेनिन के सिक्रेट होते ही रेनिन एंजियोटेंसिन सबस्ट्रेट पे फिर वर्क करना शुरू कर देता है, और एंजियोटेंसिन सबस्ट्रेट को ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में फिर कन्वर्टिंग एंजाइम इस पे वर्क करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करने के लिए, और एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से किडनी में ये किडनी पे वर्क करेंगी, और किडनी में एल्डोस्टेरॉन के होने की वजह से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड से स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही जो वाटर है उसका भी रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से जो वाटर लॉस हो रहा था अभी तक वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा, और जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होते ही ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर जो अभी तक डाउन था वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन होता है। इस फिगर में एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन पोटेशियम आयन की वजह से किस तरह से मेंटेन रहता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, या आप कह सकते हैं कि पोटेशियम आयन का जो ब्लड में उसका अमाउंट है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो दिखाया गया है। तो सपोज अगर पोटेशियम आयन का जो नंबर है वो ब्लड में बढ़ गया है तो ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन को, और जोना ग्लोमेरुलोसा अपना जो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन है उसको बढ़ा देगा, और ये एल्डोस्टेरॉन किडनी सेल्स पे वर्क करेंगी, और जिसकी वजह से पोटेशियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में उसका लॉस होता रहेगा, जिसकी वजह से जो अभी तक इंक्रीज्ड पोटेशियम आयन इन ब्लड था वो नॉर्मल हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये थर्ड वे है रेगुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन बाय ACTH। तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन तभी होगा जब ब्लड प्रेशर डाउन होगा, या ब्लड प्रेशर में किसी पर्टिकुलर का नंबर बढ़ गया हो। सपोज कोई आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, अगर इनकी कमी पेशी या फिर बहुतायत हो गई तो तब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन के लिए जो हाइपोथैलेमस है वो आगे ऑर्डर करेगा। तो हाइपोथैलेमस के पास ये जो स्टिमुलेशन है वो ब्लड की वजह से ही उसे मिलेगा, ब्लड में उस पर्टिकुलर थिंग की कमी की वजह से ही जो है हाइपोथैलेमस आगे एक कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर है उसको सिक्रेट करेगा, और ये कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर अपना हार्मोन ACTH यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को वो सिक्रेट करेगी, और एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के जोना
ग्लोमेरुलोसा पे वर्क करेगा, जहाँ से कि ये उसकी सेल्स पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब देखें जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड, एल्डोस्टेरॉन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से जो सिंड्रोम होगा उसे हम कहेंगे कॉन सिंड्रोम या फिर एल्डोस्टेरॉइडिज्म भी बोलते हैं। और ये जोना ग्लोमेरुलोसा पे ट्यूमर बनने की वजह से होता है। इस दौरान जब एल्डोस्टेरॉइडिज्म किसी पर्सन को हो जाता है तो उसमें जो सोडियम आयन का रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी करने लगेगी, और इसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा। वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से ऑब्वियस है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और हाई ब्लड प्रेशर उस इंसान को रहेगा। और अगर पोटेशियम आयन डिप्लीशन बहुत हाई होता है तो ये जो न्यूरॉन्स हैं और जो मसल फाइबर्स हैं उनको हाइपर पोलराइज कर देंगी, और जिसकी वजह से जो उनका किसी भी स्टिमुलस के लिए जो एक रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम कर देगा। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो मस्कुलर वीकनेस है, क्रैम्प्स हैं और पैरालिसिस इसके सिम्टम्स हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ट्यूमर है और उसका इलाज इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है उसे हम कहेंगे जोना फेसिकुलाटा। फेसिकुलस मीन्स लिटिल बंडल, यानी कि जो इसकी जो सेल्स हैं वो बंडल लाइक फॉर्म में वो अरेंज रहती हैं। आप कह सकते हैं कि सीधी स्ट्रेट कॉर्ड के फॉर्म में वो लंबी लंबी अरेंज रहती हैं, और ये सबसे वाइडेस्ट या कह सकते हैं सबसे चौड़ा पोर्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। और ये क्योंकि ऊपर से जोना ग्लोमेरुलोसा है और इसके नीचे जोना रेटिकुलरिस है, तो उसके बीच में होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये मिडिल जोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। और इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको एक साथ में हम कहेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं उसको हम कहेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसमें मेनली 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट है कॉर्टिसोल, जिसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं, और दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉन, और थर्ड वन इज कॉर्टिसोन। तो इन तीनों ही जो कॉर्टिकोट्रॉपिक जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स में कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है, या आप कह सकते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो एक्टिविटी है उसकी 95% एक्टिविटी कॉर्टिसोल की वजह से मेंटेन रहती है। और यहाँ पे आप जोना फेसिकुलाटा का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, उसकी सेल्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट कॉर्ड लाइक फॉर्म में वो अरेंज है, एंड दैट इज द वाइडेस्ट जोन ऑफ दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स। आइए अब देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फंक्शन है या इसका काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में है। इसका मतलब है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म या उसके ब्रेकडाउन को इंक्रीज करते हैं, और मेनली जो मसल फाइबर्स हैं वहाँ से ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, और जिसकी वजह से अमाइनो एसिड ब्लड में रिलीज होती है, और ये अमाइनो एसिड लीवर सेल्स के द्वारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको बनाने के लिए, या फिर जो दूसरी बॉडी सेल्स हैं उनके द्वारा एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब है कि लीवर जो अमाइनो एसिड या लैक्टेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, यानी कि यहाँ पे जो लीवर सेल्स हैं वो दूसरे जो कि ग्लूकोज नहीं है यानी कि अदर थिंग से वो ग्लूकोज बनाती है, तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो लाइपोलाइसिस में है। लाइपोलाइसिस जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन कर फैटी एसिड्स को रिलीज करते हैं, और ये जो काम है वो एडिपोज टिश्यू में करते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में बहुत फैट इकट्ठा रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। फोर्थ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन है वो रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस है, यानी कि ये हमारे जो स्ट्रेस है उसके लिए हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
और साथ ही हमारी जो बॉडी है उसको एटीपी की नीड होती है, तो ये ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करके हमारी जो एटीपी की नीड है उसको फुलफिल करते हैं। इसके अलावा फिफ्थ जो इसका फंक्शन है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड एंटी एलर्जिक एक्शन। Glucocorticoids are anti-inflammatory compound that inhibit the cells that participate in inflammatory responses. So कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं जो इस तरह की सेल्स को इनहिबिट करते हैं जो किसी भी तरह के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो एक्शन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा ये एंटी एलर्जिक एक्शन भी शो करती हैं। तो एलर्जी हमें तब महसूस होती है जब हमारी उस पर्टिकुलर एरिया की मास्ट सेल्स हिस्टामिन को सिक्रीट करती हैं। तो कॉर्टिसोल जो एलर्जी जो हमें महसूस होती है, यानी कि हिस्टामिन के सिक्रेशन की वजह से जो हमें एलर्जी महसूस होती है, तो ये उन सेल्स को ही ये इनहिबिट कर देता है। कहने का मतलब है कि ये जो मास्ट सेल हैं उनको हिस्टामिन रिलीज करने के पहले ही उसको रोक देता है ताकि वो हिस्टामिन को रिलीज ना करे, जिससे हमें एलर्जी महसूस ना हो। नाउ लेट्स सी रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, यानी कि कॉर्टिसोल का जो सिक्रेशन है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। तो कॉर्टिसोल के रिलीज के लिए या जो हमारी एड्रिनल मेड्यूला है वो कॉर्टिसोल को रिलीज करे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो स्ट्रेस हो सकता है, वो इमोशंस हो सकते हैं किसी भी तरह के, वो पेन हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का सर्कैंडियन रेगुलेशन हो सकता है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके हमारे हाइपोथैलेमस पे ये मैसेज पहुंचाते हैं जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो अगर हमें स्ट्रेस, इमोशंस या इनमें से कुछ भी हो तो ये सीधे हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज सीआरएच। सीआरएच यानी कि हाइपोथैलेमस जैसे ही ये महसूस होगा हमारे हाइपोथैलेमस को स्ट्रेस है तो वो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को वो रिलीज करना शुरू कर देगा, जिससे अगर इसका लेवल बढ़ने पे ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करेगी, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है ये एड्रीनल मेड्यूला पे काम करेगा, और एड्रीनल मेड्यूला इसके बाद कॉर्टिसोल को रिलीज करेगी अपने जोना फेसिकुलाटा के जरिए। और जब कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा ब्लड में तो ये फिर इनहिबिशन के लिए साइन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा एंड हाइपोथैलेमस पे जाएगा कि अब से हाइपोथैलेमस पे सीआरएच को रिलीज करना बंद करें, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एसीटीएच का रिलीज होना बंद हो जाएगा, जिससे कि ब्लड में जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल बराबर रहेगा। आइए देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कम या ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या डिजीज़ हो सकती हैं या डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उसकी 95% जो एक्टिविटी है वो कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से है। तो सबसे पहले हम कॉर्टिसोल का ही देखेंगे। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल इट विल रिजल्ट इन एडिशंस डिजीज। तो अगर कॉर्टिसोल का बहुत ही कम सिक्रेशन होता है तो ये एडिशंस डिजीज, जिसे कि प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी। और जो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उसमें मेंटल लेथार्जी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा, और मस्कुलर वीकनेस। इसके साथ ही जो ब्लड है उसमें पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा या डिक्रीज सोडियम आयन रहेगा, और इसी की वजह से जो लो ब्लड प्रेशर है वो रहेगा, और डिहाइड्रेशन रहेगा क्योंकि पानी बॉडी में रुक नहीं पाएगा, और साथ ही जो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है वो रहेगा, और इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट का भी उसमें डर रहता है। और साथ ही जो ब्लड लेवल है उसमें एसीटीएच की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा रहेगी, और जो स्किन की डार्कनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से जो सिंड्रोम है उसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। इसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं मेनली कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, इन दोनों के बहुत ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम को कॉज करता है, और इसकी वजह से एक तरह से मोटापा
बढ़ने लगता है। थर्ड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है उसे कहेंगे जोना रेटिकुलरिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेटिकुलरिस मीन्स, रेटिकुलर मीन्स नेट। तो जो इसकी सेल्स हैं वो नेट लाइक फॉर्म में ये अरेंज रहती हैं, और ये सबसे इनर मोस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये जोना फेसिकुलाटा के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है, और सेल्स इसकी हाईली ब्रांच रहती हैं और फ्रीली वो अपनी फॉर्म में रहती हैं और एक नेट लाइक अपीयरेंस इस रीजन को देती हैं। इसी वजह से इसका नाम जोना रेटिकुलरिस है। और जो इसके हॉर्मोन्स हैं, मेनली ये एंड्रोजन्स, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, उसको सिक्रीट करता है, और स्पेशली इसमें डिहाइड्रो इपेंड्रोस्टेरॉन, जिसे कि इन शॉर्ट DHEA कहते हैं, वो ये रिलीज करता है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि एंड्रोजन्स मीन्स मेल सेक्स हार्मोन्स, दैट मीन्स जो मेल्स के जो मस्कुलाइन इफेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये एंड्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और फीमेल में ये जो हार्मोन्स हैं ये मेनली उनके सेक्स ड्राइव, जिसको कि लिबिडो बोलते हैं, या सेक्सुअल, और जो उनके अदर सेक्सुअल बिहेवियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपको जोना रेटिकुलरिस का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानने के बाद अब देखें एड्रिनल मेड्यूला क्या है। तो एड्रिनल मेड्यूला ये सबसे इनर मोस्ट पोर्शन है एड्रिनल ग्लैंड का, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रोमैफिन सेल्स रहती हैं, और क्रोमैफिन सेल्स जो हैं वो चारों ओर से ब्लड वेसल से घिरी हुई रहती हैं। और क्रोमैफिन सेल्स डायरेक्टली जो सिंपथेटिक डिवीज़न है हमारे नर्वस सिस्टम का, या कह सकते हैं कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो सिंपथेटिक डिवीज़न है, उसके प्री जो उसके न्यूरॉन्स हैं उसके प्री गैंग्लियन से वो जुड़े रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन के साथ में जो क्रोमैफिन सेल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जिस वजह से किसी भी तरह का जो सिग्नल इन न्यूरॉन्स के थ्रू इन्हें मिलता है क्रोमैफिन सेल्स को, तो ये तब ही अपने हार्मोन को रिलीज करती हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दे रिसीव direct innervation from preganglionic neurons of the sympathetic division of autonomic nervous system and develop from the same embryonic tissue as all other sympathetic postganglionic cells। तो क्योंकि ये सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई हैं और न्यूरॉन्स के जरिए जुड़ी हुई हैं, तो न्यूरॉन्स के जरिए इन्हें सिग्नल जब मिलता है तभी ये अपने जो हार्मोन्स हैं उसको रिलीज करती हैं, न कि किसी तरह का न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो एड्रिनल मेडुला है उसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। फर्स्ट है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसे, और ये 85% ये रिलीज होता है। और इसके बाद है नॉर एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इसे इन शॉर्ट NE भी लिखते हैं, ये 12% रिलीज होता है। इसके अलावा एक और हार्मोन इससे रिलीज होता है, उसे कहते हैं डोपामिन, और ये लगभग 0.3% ये इतना रिलीज होता है। और इन तीनों ही हार्मोन को एक साथ में हम कहते हैं कैटेकोलामाइन। आइए अब देखें कैटेकोलामाइन्स का बायोसिंथेसिस किस तरह से होता है। तो इसका बायोसिंथेसिस फेनिल एलिनिन की वजह से होता है। तो फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये टायरोसिन बनाती है, और टायरोसिन पे फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये वर्क करता है और इसको कन्वर्ट करता है डोपा यानी कि डिहाइड्रोक्सी फेनिल एलिनिन में। और इसमें डोपा में कन्वर्ट होने के बाद इसमें अगेन एक हार्मोन जिसे कि डोपा डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं वो वर्क करता है इस पर, और इसे कन्वर्ट करता है डोपामिन में। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है, और नॉर एपिनेफ्रिन फिर फेनिल एथिलोअमीन या एन मेथिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ये एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से इसका बायोसिंथेसिस होता है। आइए अब कैटेकोलामाइन्स के फंक्शंस को देखें। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे कि हम BMR कहते हैं, उसके रेगुलेशन में है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इनका रोल है, और साथ ही ये हार्ट रेट और जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम है, इसके अलावा कार्डियक आउटपुट है और हमारे ब्लड प्रेशर, इसको रेगुलेट करने में भी इनका बहुत बड़ा जो है अपना पार्टिसिपेशन है। और साथ ही ये हमारी जो स्वेटिंग यानी कि जो हमारी
पसीना जो हमारा आता है उसको भी रेगुलेट करने में इनका ही पार्ट होता है। और लास्टली ये हमारे जो फाइट और फ्लाइट वाली जो हमारी जो रिस्पॉन्सेज हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जब हम ये करते हैं तो उसके लिए भी जो कैटेकोलोमाइंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब है कि जब हमारी करो या मरो वाली जो स्थिति आती है, तो उस टाइम पे हम कुछ ऐसी ताकत से भरी हुई एक्टिविटीज़ कर देते हैं जिससे कि हमें बाद में लगता है कि इतनी हमारे में एनर्जी कहाँ से आई। सपोज़ हमारे पीछे कोई काटने वाला डॉग हमारे पीछे पड़ गया, तो हम अचानक से बहुत तेज़ी से भाग खड़े होते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो हम ऑल ऑफ सडन करते हैं और अपने से ज़्यादा हम कर जाते हैं, तो वो सारी एनर्जी हमें कैटेकोलामाइन से मिलती है। जब हम इसके डिसऑर्डर्स को देखते हैं, तो डिसऑर्डर्स इसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से जो डिसऑर्डर है उसे हम कहेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, ये डिसऑर्डर हो जाता है। और इस डिसऑर्डर का जो कारण है वो एक ट्यूमरस, या आप कह सकते हैं कि एड्रिनल मेड्यूला में ट्यूमर की ग्रोथ की वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। तो फ्रेंड, ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एड्रिनल ग्लैंड पे जो ये लेक्चर है ये समझ में आया होगा और ये आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप इसको दोबारा से आप इसे सुने और बढ़िया आप अपने नोट्स यहाँ से तैयार कर लें। आई होप you will do best in your studies. Thank you.